क्वेश्चन नंबर 5, ये मई 19 में आ रखा है, 10 मार्क्स का। इसमें कह रखा है कि नेटकॉम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट, काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेचती है। ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ लेस देन 1 ईयर, एक से भी कम साल का इनका जो लाइफ साइकिल होता है। नेटकॉम लिमिटेड यूजेज 4 स्टेज लाइफ साइकिल मॉडल। 4 स्टेजेस होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। नेटकॉम लिमिटेड हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन इनोवेटिव प्रोडक्ट। इनोवेटिव प्रोडक्ट इसने डेवलप किया, मतलब ये मार्केट के लिए भी नया है और कंपनी के लिए भी नया है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू अडॉप्ट अ मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, और ये मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है इसके प्रोडक्ट के लॉन्च करने के लिए। हाउ एवर नेटकॉम लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दैट अदर कंपनीज विल ट्राई टू जॉइन द मार्केट वेरी सून। जैसी बात है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये भी रेप्लिकेट करने लगेंगे ना। सो दिस प्रोडक्ट इज़ करंटली इन इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज। अभी इंट्रोडक्शन किया है इनको, और इनको लग रहा है कि और अदर कॉम्पिटिटर्स इनको जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे। एंड इज़ जनरेटिंग सिग्निफिकेंट, और अच्छा खासा इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। हाउएवर देयर आर कंसर्न दैट दीज करंट यूनिट प्रॉफिट्स विल नॉट कंटिन्यू ड्यूरिंग द अदर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेकिन उनको चिंता ये है कि जो अभी जो सिग्निफिकेंट पर यूनिट प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अदर स्टेजेस जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उसमें ये कंटिन्यू नहीं रहने वाला है, मतलब वो चेंज होने वाला है, तो गिरने वाला है तो बढ़ने वाला है, जो भी ये लोग सोच रहे हैं। तो रिक्वायर्ड क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है विद रीजंस कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किसमें, यूनिट सेलिंग प्राइस में और यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट में। कि जब प्रोडक्ट मूव करता है इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज में और ग्रोथ स्टेज से मैच्योरिटी स्टेज में, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है और प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें क्या क्या चेंज आता है और क्यों आता है चेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब कंपनी इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज में एंटर करती है तो क्या होता है। जब कंपनी इंट्रोडक्शन स्टेज से ग्रोथ स्टेज में एंटर करती है तो स्कीमिंग वाले पॉलिसी में क्या होता है कि धीरे धीरे कॉम्पिटिटर बढ़ने शुरू होते हैं, धीरे धीरे, मतलब ग्रोथ स्टेज में तो कम ही कॉम्पिटिटर होते हैं, बट हाँ कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। अब कॉम्पिटिटर आ गए हैं, इनको पर यूनिट जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, बट इनको ओवरऑल प्रॉफिट उतना ही कमाना है, तो उसके लिए इनको अपनी सेलिंग प्राइस लो करनी पड़ेगी क्योंकि कॉम्पिटिटर आ चुका भैया। इनको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि सेलिंग प्राइस कम हो सके। उसके बाद इनको जो है ग्रोथ स्टेज पे इनको लर्निंग कर्व जो होता है उसका इनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार करेंगे तो चीज़ कम रेट में मिलेगी, है ना। और ये अपनी सेलिंग प्राइस कम करेंगे और प्रोडक्शन अपनी बढ़ाएंगे, अपना जो ग्रोथ है मार्केट शेयर उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फ़ायदा होगा सेलिंग प्राइस कम करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ वाले में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे कॉम्पिटिटर आने लगे क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर देंगे। नेटकॉम को अपनी जो प्राइस है वो लोअर करनी पड़ेगी, जिससे कि उसका जो यूनिट पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी है वो लोअर होगा। जो प्राइस है वो लोअर करनी पड़ेगी ताकि जो सेल्स वॉल्यूम है वो उसमें ग्रोथ हो सके, और क्योंकि पर यूनिट अभी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, यानी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई होगी। अगर ओवरऑल प्रॉफिट मेंटेन करने तो उसको वॉल्यूम ज़्यादा बेचना पड़ेगा, तो अपनी वॉल्यूम में इसको ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाए। अब सेल्स में ग्रोथ करने के कारण प्रोडक्शन यूनिट में क्या होगा, उसका जो प्राइम कॉस्ट है उसमें एक तो वो मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको ज़्यादा मटेरियल चाहिए, तो जो मटेरियल है वो लार्ज क्वांटिटी पे खरीदेगा और नेगोशिएट करेगा बेटर प्राइस, यानी उसको डायरेक्ट मटेरियल सस्ते मिलने लगेंगे। जो डायरेक्ट लेबर है वो भी सस्ते हो जाएगी क्योंकि लर्निंग कर्व का चक्कर यहाँ पे पड़ जाता है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो बार बार खूब सारे प्रोडक्ट बनाएंगे और बार बार बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तो पैसे भी कम देने पड़ेंगे। ओवरहेड भी जो है वेरिएबल ओवरहेड जो है वो भी कम हो जाएगी। एज लार्जर बैच साइज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, ये कम हो जाएगी क्योंकि बैच साइज जब इनका लार्जर होगा, पहले 5 प्रोडक्ट बनाते थे एक बैच में, अब 15 प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जो पर बैच पर जो ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड लगता था अब वो उनका 15 में बढ़ जाएगा, तो पर यूनिट कम हो जाएगा।
उसी तरीके से फिक्स जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो शेयर्ड बाय ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो भी इनका कम हो जाएगा। अब देखते हैं मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा, जैसे इंट्रोडक्शन से जब हम ग्रोथ स्टेज पे जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि थोड़े कॉम्पिटिटर आते हैं। जब हम मैच्योरिटी स्टेज पे जाते हैं तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट में एंट्री कर चुके होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसको फर्दर जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी जो प्राइसिंग है वो ये बंदा लोअर करता है या फिर कांस्टेंट रखता है। उसी तरीके से जो प्रोडक्शन जो इसका कॉस्ट है वो या तो अपना रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगर ये बंदा सेलिंग प्राइस कम करेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेगा। अगर बंदा सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रखता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसकी कांस्टेंट ही रहेगी। इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या लिखा है सेलिंग प्राइस में कि अगर ये चेंज भी कर सकता है, ये कांस्टेंट भी रख सकता है। उसी तरीके से जो कांस्टेंट से इसके कारण क्या होगी, जो प्राइम कॉस्ट होगी वो भी इसकी कांस्टेंट ही रहेगी, डायरेक्ट लेबर भी इसकी कम नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। और जो ग्रोथ स्टेज है, जो मैच्योरिटी स्टेज है, इसमें जो लर्निंग का एक्सपीरियंस कर्व होता है, लर्निंग कर्व होता है, ये भी ख़त्म हो चुका होता है। और जो ओवरहेड है वो सिमिलरली रहेगा ग्रोथ फेज़ के, क्योंकि ये ऑप्टिमम बैच साइजेस पे पहुंच चुके हैं। अब इससे ज़्यादा बैच साइज ये बना नहीं सकते हैं, कांस्टेंट है इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, मैच्योरिटी स्टेज पे जो सेल्स है ये अनलाइकली टू बी रिड्यूसिंग एनी लॉन्गर, अब और कम हो नहीं सकता है, तो लाइकली टू बी फेयरली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, जब सेलिंग कांस्टेंट रहेगा तो ये भी कॉस्ट जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब ये लॉस इनकी नेगोशिएशन डायरेक्ट मटेरियल की नेगोशिएशन पावर में लॉस हो जाएगी, क्योंकि और ज़्यादा अब ये परचेज़ कर नहीं पाएंगे लार्ज क्वांटिटी में, और ज़्यादा लार्ज में नहीं परचेज़ करेंगे तो और ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, तो ये प्राइसिंग की और ज़्यादा कम हो नहीं पाएगी। डायरेक्ट लेबर में क्या है कि इनकी लर्निंग कर्व जो है वो ख़त्म हो चुकेगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल लास्ट लेवल पे पहुंच चुके होंगे, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पे, इससे कम हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और कम होगी नहीं। ओवरहेड क्या है कि सिमिलर ही रहेगा ग्रोथ फेज़ के, क्योंकि ऑप्टिमम बैच साइज इन्होंने ऑप्टिमम बैच साइजेस पे ये पहुंच चुके होंगे एंड आर मोर लाइकली टू बी यूज्ड इन इट्स मैच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर डिमांड इज मोर easily predicted।